Hello everyone, good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? बर्थडे ले लो गाइस, खुश रहो खुश रहो। कल हम लोगों ने अर्थ का इंटीरियर शुरू किया था और जिसमें लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था। कुछ मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा, स्पेशली जिसमें हम बात करें तो क्लास 6 की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स बोला था पढ़ना है तो पढ़ना है। इन एडिशन टू दैट आपको लगता है नोट्स पीडीएफ रीड करना है तो आप कर सकते थे, वो आपके लिए ऑप्शनल था, लेकिन उसमें आखिर में कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ज्यादा समझ आएंगी। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज सीखने वाली है कि क्वेश्चन किसी टॉपिक से किस तरह से बन सकते हैं, वो ज्यादा लर्निंग लेने की आवश्यकता है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं होने दो, लर्निंग की प्रोसेस है ये, गलत जितना करोगे उतनी ही चीजें सीख पाओगे, नहीं तो या फिर निराश होकर बैठ जाओगे तो फिर बैठे ही रहोगे ऐसे लड्डू लेके। ठीक है, अब जैसे ये पूछ रहा है प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्लास आओ डेली, शीट में खोल के देखो, जितनी शिद्दत से पीडीएफ मांगा उसको ओपन भी करके देखो, क्लास में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं उसमें। खैर, तो एक क्या होगा, ऐसे कई होंगे अभी देखना, तो आप एक से एक धुरंधर निकलेंगे क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, क्लास में आओ डेली, तब पता लगेगा। आपके इस सवाल से समझ में आता है कि कल क्लास में नहीं थे आप, है ना? डेली आओ क्लास में, ऐसे एक दिन आके 2 दिन आके कुछ नहीं होगा क्लास में। हिंदी वाली मीडियम वाली पीडीएफ नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप भी आओ दोबारा क्लास में कल से। सब दे दिया है, सभी दे दिया, तब भी जो है। और बताओ, और कुछ किसी का दुख हो रहा है क्या? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आगे।
जो भी पहले फर्स्ट डे है जिनका भी ऐसे लर्नर्स, जिनका फर्स्ट डे है आज क्लास में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स की फर्स्ट क्लास से देखें, प्रॉपर देखें। 2x 1x 3x करने की कोई जरूरत नहीं, जो क्लास का प्रॉपर टाइम स्टैम्प है उसके हिसाब से ही चीजें पढ़ें, स्पीड वगैरह अपना बढ़ा है मेरे हिसाब से। जो जिनका पहला दिन है वो स्टार्ट करें पहली क्लास से, 1-2 दिनों में 3 दिनों में पूरी रिकॉर्डिंग्स देख लें, फिर आप लाइव आ जाना। ऐसे लर्नर्स जो 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, फिर बीच में गैप कर रहे हैं, आपके पास 2 हल है। पहला हल कि जो क्लास जिस दिन छूट जाती है उसी दिन सेम डे उसको कंप्लीट करो। जिस भी काम से आपने उस क्लास को छोड़ा है, क्लास को भी उतने ही काम, उसी काम जैसा सीरियसली लें और सेम डे एंड करें और नेक्स्ट डे लाइव ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है, छोड़ दो तैयारी, तैयारी छोड़ दो। चलिए, दोनों तरीके बता दिए तुम्हें। पढ़ना है तो सेम डे उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो, नहीं तो तैयारी छोड़ सकते हो आप। बुरा लग रहा हो तो पहले वाले को सीरियसली ले। तीसरा नंबर, कल की क्लास आप एंड तक पूरी देखें, उसमें काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिल रहा है, नोट्स क्या है, कैसे हैं, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, कैसे नोट्स डाउनलोड करें, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने शुरू किया था लिथोस्फीयर वाला चैप्टर। लिथोस्फीयर वाले चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको अर्थ के बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अर्थ के इंटीरियर पे हमें काम करना पड़ेगा। जब तक अर्थ का इंटीरियर नहीं समझ में आएगा कि पृथ्वी की अंदर की लेयर्स क्या है, क्या सारी चीजें हैं, कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। एंड फॉर दैट हमने सबसे पहले अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना शुरू किया। लेवल 1 कल कवर कर लिया था। लेवल 1 ये कहता है कि देखिए साहब, पहली लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रस्ट कहते हैं। दूसरी लेयर जो होती थी उसको आपको याद होगा, जिसे हमने क्या बोला था, मेंटल बोला था। और तीसरी लेयर जो थी उसको हमने कहा था कोर। हिंदी मीडियम जिसे हमने भूपरपट्टी बोला, मेंटल को भूप्रवाह कहा और कोर को क्रोड बोल दिया था। ठीक है, इसकी डेप्थ लगभग लगभग हमने 34 किलोमीटर मान ली थी। 34 किलोमीटर के बाद में 2900 किलोमीटर तक हम लोग का मेंटल था। इसके बाद में 6371 लगभग 6400 के आसपास जो है एक कोर की स्थिति थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें क्या क्या मिनरल्स मिल रहे थे हमें, वो चीज भी हमें याद रखनी थी। क्योंकि क्रस्ट ऊपर का है, हम लोग ऊपर रहते हैं, तो लैंड के साथ साथ वाटर बॉडी भी है, समुद्र भी है, ओशन भी है। तो हमने देखा था कि ओशन की क्रस्ट और कॉन्टिनेंट की क्रस्ट, जहां हम लोग रहते हैं, महाद्वीपीय या भूपरपट्टी, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ओशनिक क्रस्ट के कंपेरिजनली ज्यादा थी। ठीक है, इसके बाद में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ था सियाल से और ओशनिक क्रस्ट बना था सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल में भी सीमा मार्क किया था हमने और कोर में निकल और आयरन मार्क किया था। प्रतिशत को देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत 85, 86, 84, 85 के आसपास जो है आपको मेंटल का दिख रहा था। 1% से भी कम आपको जो है क्रस्ट का दिखाई दे रहा था। और 13-14% जो था वो करीब करीब कोर का आप लोगों ने देखा। ये सारी बातें कल मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ। अगर आप क्लास में थे तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब शुरू करते हैं हम लोग लेवल 2। लेवल 2 बहुत ज्यादा काम का है, मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा शांति से इसको सुनिएगा। मतलब बेसिकली हम लोग और थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं अर्थ के इंटीरियर। तो जो हमारी सबसे पहली वाली लेयर थी, ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया था सर, उसे हमने कह दिया था क्रस्ट। और क्रस्ट में भी 2 हिस्से कर दिए थे। देखिए, ओशियन का भी हिस्सा है, ओशियन को भी जो है मौका मिलना चाहिए। ये ओशनिक का क्रस्ट था। ठीक है, लगभग लगभग 34 किलोमीटर की कहानी थी। दूसरी लेयर में हमने बात कर ली थी कि 34 किलोमीटर के बाद से जो कहानी शुरू हुई है लगभग 2900 तक, उसे हमने मेंटल बोल दिया था। ठीक है, मेंटल कह दिया था। और आगे के कोर वाली जो बात थी वो थी जो थी अपनी जगह। अब आप ध्यान से सुनना, पहले हम अपने अंदर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस के जब हम हल ढूंढेंगे तो हमें अगली लेयर्स के बारे में पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोचिए कि जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं पेड़ की छांव में, बढ़िया से बैठे हैं, जीवन आपका सही चल रहा है, आप जो है पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं।
अचानक आपके जीवन में ये होता है कि आपकी आंखों के सामने एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपकी आंखों के सामने एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी निकलता है, बिल्कुल एकदम वोल्केनो का इरप्शन हुआ। अब ज्वालामुखी का जो है इरप्शन होता है तो भाई साहब पहले तो जब लावा निकलेगा बाहर तो लावा को देखते से ही जो है हम लोग भाग गए, तुम तो जो है पलायन कर गए यहाँ से। लेकिन कुछ बच्चे अपनी क्लास के थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। जी हाँ, तो मैंने तो स्ट्रैटेजी देखी हुई है कि जो है आपको व्हाई व्हाट हाउ एंड तो पूछना पड़ता है जीवन में। अच्छा ठीक है, तो आप ज्यादा दूर नहीं गए, आप जो है ज्यादा दूर नहीं गए, मतलब सीधी सी बात है कि आपने जो है थोड़ा सा इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, पेड़ की तरह आगे खड़े होकर देख लिया। दो तीन बातें देख के लगती है, ठीक है, दो तीन बातें क्या देख के लगती है कि जब इस वॉल्केनो को आपने देखा, इस ज्वालामुखी को आपने देखा, तो वॉल्केनो को देखते से ही आप लोग सबसे पहली चीज तो क्या देखोगे कि यार इसका वॉल्केनो से जो निकल रही है चीजें वो क्या निकल रही है, लावा। ठीक है, लावा निकल गया सर। लावा है क्या, मतलब लावा का रियल फील क्या है, फोटो देखी होगी ना लावा की, एक मिनट रुको दिखा रहा हूं। लावा देखना जरूरी है, पिघली हुई चट्टान, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने ये लावा को देखा, देख रहे हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने जो है लावा निकल रहा है। तो अम, तो ये पूरी एक प्रोसेस है, वॉल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखी, और उसमें से जो मटेरियल निकल रहा है, उस मटेरियल में से निकलने वाले अलग अलग मटेरियल है, गैसेस भी निकलती है, CO2 भी निकल रही है, तो नाइट्रोजन भी निकल रही है, तो सल्फर्स के कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, वाटर वेपर निकल रहा है ना, धूल मिट्टी सब चीजें निकल रही हैं, और ये लावा भी जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब लावा देखने को तो मिल रहा है, ठीक है, तो कुछ बच्चे देख के चले गए, लेकिन आपने थोड़ी बुद्धि लगाई, यार वोल्केनो में से लावा निकल रहा है और लावा बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर का है। इंटरेस्टिंग बात है, अर्थ के इंटीरियर से रहा है, पृथ्वी के अंदर से निकल के आ रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है सर, ये अंदर आ कहां से रहा है, सवाल तो ये है ना, अंदर आ कहां से रहा है। तो पहला सवाल जो राइज होता है हमारे दिमाग में वो होता है कि भाई ये लावा जो है वो निकल कहां से रहा है, और इतना सप्लाई आ कहां से रहा है लावा का, कोई सप्लायर है क्या, अंदर कोई बैठा हुआ है क्या। हमारे यहाँ मुफ्त में लावा दिया जाता है, तो ऐसा कहीं कुछ तो होगा, कहीं तो मतलब एक चैम्बर होना चाहिए, कहां से निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, लावा को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो है टेम्परेचर उसका क्या है, इतना ज्यादा है, मतलब अंदर से आ रहा है, इट मीन दैट पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर भी कंपेरेटिवली क्या होगा, हाई होगा, और हाई इतना लड्डू हाई नहीं, इतना ज्यादा हाई कि उसने रॉक को ही पिघला दिया भाई साहब। तो आपने जो चीज अपनी आंखों से देखी उसी से असम्पशंस लगाए। वो जियोलॉजिस्ट भी जब सबसे पहले रिसर्च कर रहा होगा इन सब चीजों पे, तो देख के पहले सवाल उसके दिमाग में भी ऐसे आने चाहिए थे, और आए होंगे, यार आ तो ये अर्थ के अंदर से रहा है। ठीक है, पहली सवाल अंदर से, अंदर की तरफ आ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि एक सवाल ये भी आ जाए कि सर ये आ भी क्यों रहा है बाहर, ऑफ कोर्स। दूसरी चीज की अर्थ के अंदर का टेम्परेचर डेफिनेटली इतना बहुत ज्यादा हाई होगा, फिर हाई है तो क्यों ज्यादा इतना हाई है, बहुत सारे सवाल जो है देखने को मिले। लेकिन एक बात कंफर्म, दो चीजें बहुत कंफर्म हो जाती हैं, कि पहली चीज की भाई पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर नो डाउट बहुत ज्यादा है, एक बात तो मतलब पक्की बात है। कैसे, इसलिए क्योंकि ये जो पूरे रॉक को जो पिघला सकती चीज, मतलब लावा जो बाहर निकल के आ रहा है, ये इस बात का बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है। तो इसी चीज को अपने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 10:14 तक हो चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। 10:08 से मैं देख रहा हूँ, हर एक मिनट में 10-10, 15-15 के लौट आ रहे हैं। तुम लोग बेटा थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, जीवन में हल्का सा डिसिप्लिन ले आओ, टाइम से आया करो क्लास। ये क्लास की स्टार्टिंग ही खराब हो गई ना, मैं कह रहा हूँ पूरा टॉपिक हिल जाएगा तुम लोग, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग, क्लास में टाइम से आने में भी क्या है जो है। बता रहा हूँ, मैं कहीं ऑफलाइन ऑफलाइन में होता ना, मैं बिल्कुल भगा देता, घर छोड़ा था कि नहीं ये लायक पढ़ने के, घर ही रखो इनको। मतलब टाइम से नहीं आ पा रहे हो तुम लोग क्लास में, यार है बताओ, मजे चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है,
कर दूंगा क्लिक, सर तो बैठे रहते हैं ऐसे लाइव, उनका दिन भर काम है, क्लिक कर दूंगा सर लाइव, ये लो। अरे पढ़ो यार, टाइम से आया करो, तुम इसकी कदर नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर, हो गया काम पे। कुछ भी हो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी हो, 10 बहाने हो, 10 इमरजेंसी हो, या तो क्लास ही मतलब लूंगा तो फिर टाइम से आऊंगा, सीधी बात ही है। कुछ भी हो, तुम सीरियसनेस ही नहीं दिखाते हो चीजों को लेके, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है तो ध्यान से समझना। तो हमने क्या करा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ कोई मैं आपको वोल्केनो चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ, वो अपन सब आगे बढ़ेंगे, वो पूरे कोर्स का पार्ट है। बट एक एग्जाम्पल जस्ट लिया कि किसी भी ज्वालामुखी को देखते हो आप, तो उसके अंदर से जो मटेरियल निकल रहा है, वो मटेरियल क्या निकल रहा है, लावा का मटेरियल निकल रहा है। लावा क्या है, एक तरह से पिघली हुई चट्टान है। वो पिघल कैसे गया, तो वो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर के कारण पिघल गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये देखो ये सूर्य सब जागा है, मेंस के अलग कोर्स है कि इसमें कवर होगा। अरे महाराज, पहली क्लास फर्स्ट क्लास कहाँ है, आप कहाँ चले गए, पहली क्लास क्यों नहीं देखी आपने, देखिए आप प्लीज फर्स्ट क्लास को देखें, आप लोग सब कुछ समझ आएगा। ध्यान से बिल्कुल सब चीज कवर होगी इसमें, टेंशन फ्री रहो। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि अब ज्योग्राफर्स के पास सबसे बड़ा सवाल था कि पहले तो पता करो ये टेम्परेचर जो है वो हाई क्यों हो रहा है। दूसरी बात, ये लावा निकल के कहां से आ रहा है, जब मैं ट्यूबवेल करता हूं तब तो न निकलता, कहीं और से आ रहा है, और हर जगह भी नहीं निकल रहा है लावा, हर जगह भी कहां निकल रहा है, तो देख रहे हो ना, मतलब तुम्हारे घर के आगे मेरे घर के आगे तो ना है, पर्टिकुलर उसी जगह पर है। तो बड़े सवाल है सर दिमाग में, बट इन्हीं को खोजते खोजते हम देखेंगे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो 2-3 बातें निकल के आती है। सबसे पहले तो ऊपर जहां हम लोग रहते हैं उसको हमने जो क्रस्ट बोला था, तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया हमने इस लावा को, जब स्टडी किया प्रॉपर, तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, ठीक है। रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ कभी नाम सुना हो आपने, यूरेनियम, थोरियम, जिनके खुद के पास उनके मिनरल्स में ही खुद में ही ऊष्मा होती है, खुद में ही हीट होती है। तो जब पहला सवाल ये आया ना कि इतना टेम्परेचर कैसे आ गया, इतनी हीट कैसे आ गई, ठीक है, तो कहने का मतलब जो है सीधी सी बात है कि इतनी हीट जो हुई है उसके पीछे का जो कारण आया है वो आया है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है रेडियो धर्मी पदार्थ, जैसे थोरियम, यूरेनियम, इस तरह के तत्व जिनमें खुद की ऊष्मा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्थर होम्स 1930 के आसपास इस बात को कंफर्म कर रहे थे, 1930 के आसपास ये सारी चीजें। तो जब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि पृथ्वी के अंदर इतना टेम्परेचर कैसे आया, तो हमें ऑप्शन में सबसे पहले जो चीज ढूंढनी है वो क्या ढूंढनी है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियो धर्मी पदार्थ। समझ आ गई बात यहां तक, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना है आपको, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान से सुनना है, लेकिन तुरंत तो एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम कुछ डेप्थ तक जाते हैं, जैसे किसी ने जेसीबी की खुदाई देखी, जेसीबी की खुदाई करते करते आप इतना टेम्परेचर तो नहीं बढ़ जाता कि जेसीबी पिघल गई, आओ साहब। तो कुछ फैक्ट्स फिर और ऑब्जर्वेशन पे लेकर आए, और इन्होंने ये देखा कि जो हमारा सरफेस है जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग रह रहे हैं, इसके जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं गहराई में, अप्रोक्सीमेट लगभग कितना मीटर, लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ते जाता है। ध्यान से समझना, मैं किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, लगभग 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का जो कारण है अर्थ के इंटीरियर में, नो डाउट हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, रेडियो एक्टिव मिनरल्स के कारण। इसी लॉजिक से थोड़ा सा चले हम, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, यस, कि अब रॉक्स जो हैं वो पिघली हुई अवस्था में मिल सकते हैं, रॉक भी पिघलने लगेंगे। मतलब तुम खुद सोचो, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री बदल पड़ रहा है, हर 32 मीटर्स पे 1 डिग्री बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का प्रूफ मैं तुमको बता रहा हूं, लावा
निकल के कहां से आ रहा है? अर्थ के इंटीरियर से ही तो आ रहा है ना, मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो ऐसा एक एवरेज वैल्यू इन्होंने निकाली सब लोगों ने कि लगभग 100 किलोमीटर के बाद, कहीं कहीं 200 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है, 100 किलोमीटर के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब पृथ्वी का हाई टेम्परेचर जोन शुरू हो जाता है, मतलब बहुत अत्यधिक तापमान शुरू हो जाता है, बहुत बड़े स्तर पर टेम्परेचर है। मतलब 100 किलोमीटर के आसपास तक तो चट्टान पिघल ही नहीं रही है, तो सॉलिड स्थिति बनी हुई है, मतलब उतना टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा, लेकिन 100-200 के बाद से तो बहुत ज्यादा। तो अब हमारे दिमाग में इन जनरल क्या बनना चाहिए कि सर हमारी पहली लेयर जो क्रस्ट थी वो सॉलिड स्टेट में है। कैसे पता? रॉक्स को देख लो, चट्टान तुम्हें सॉलिड ही दिखाई देती है, वो 34 किलोमीटर। और जब और थोड़ा ऑब्जर्वेशन किए गए तो देखा गया कि ये चीज ऐसे सॉलिड की जो स्थिति बनी हुई है वो करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास तक है। हर 32 मीटर्स पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो नीचे में बढ़ता ही जा रहा है टेम्परेचर। एक लिमिट के बाद, लगभग 100 के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या हो गया सर? बहुत ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण बता चुका हूँ, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। इतना टेम्परेचर ज्यादा हो गया कि वहां पर अब सॉलिड स्टेट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर किसी चीज को जब गर्म करता है तो वो पिघलाने की कोशिश करता है, उसको सॉलिड से लिक्विड होने की स्थिति में लेके जाता है। एग्जैक्टली। तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम में चीजों को समझें। पहले आप लोग डायग्राम देख लो, मैं तो बाद में पढ़ा दूंगा, पहले आप लोग देख लो। मैंने कल भी समझाया था, यहाँ बीच में सवाल अननेसेसरी मत उठाना। जिस तरह से मैं टॉपिक का डेवलपमेंट करा रहा हूँ आपके लिए, प्लीज उसके साथ आप चलिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। बीच में अननेसेसरी सवाल आप खुद पूछोगे, खुद कंफ्यूज होगे, टॉपिक खराब हो जाएगा, क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा। एक बात स्पष्ट मान लेना, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और वो क्वेश्चन सॉल्व सबसे तभी होते हैं जब क्लास में ध्यान दोगे, खुद करनी है। क्योंकि आज मैं तुम्हें खिलाने लगूंगा तो आदत खराब हो जाएगी तुम्हारी, एग्जाम में फिर मेरा ही ध्यान आएगा, सर ने इतने कहा था, अब सर कराएंगे तो ही सॉल्व होगा। तो अच्छे से ध्यान रख लेना, क्लास में जितना ध्यान दोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। आपने डायग्राम देख लिया? ठीक है। मैं जो अभी तक समझा रहा था आपको, ये समझा रहा था कि लगभग लगभग 100 किलोमीटर तक ये ऊपर की लेयर है। लेट्स अज्यूम में पानी भरा हुआ, पेड़ लगा हुआ, कुछ भी इमेजिन करना। लगभग 100 किलोमीटर तक स्थिति हमें सॉलिड दिखाई देती है, चट्टान मिल रही है 100 किलोमीटर। उसके बाद लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो गया। तेज एकदम से नहीं हुआ, होता ही आ रहा था वो तो, पर इतना। अब हर एक चीज की अपनी बियरिंग कैपेसिटी होती है, सहने की क्षमता होती है। इसके बाद चट्टान पिघलती हुई हमें दिखाई देगी। मतलब मैं आपसे कहूं कि इन जनरल ये जो वॉल्केनो हमें बाहर दिखा था वो करीब करीब 50-100 किलोमीटर के बाद से ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर तक की स्थिति जो है बिल्कुल हार्ड रॉक सरफेसेस थी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो 2-3 सवाल मेरे आप आंसर दो, तो उससे मुझे ये समझ आएगा कि आपकी कनेक्टिविटी कहीं इधर उधर नहीं हो रही है। हम यदि सरफेस पे बैठे हैं और हम जहां रहते हैं वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट है, सॉलिड मतलब चट्टान आपको देखने को मिलती है, रॉक्स देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति कितने किलोमीटर तक दिखाई देगी लगभग अपने को? अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर। किसी किसी किताब में 200 किलोमीटर भी लिखा हो सकता है। पहली चीज मतलब ये पूरा सॉलिड स्थिति है, पूरा हार्ड सरफेस है, पूरा रॉक्स है, चट्टान से बना हुआ। इसके बाद टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा। इनफैक्ट बढ़ते तो जा ही रहा था, हर 32 मीटर्स पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हाई क्यों हुआ? वर्ड याद करो, रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब 2-3 बातें निकल के आती है किसी भी चीज का। हम अंदर मान लीजिए अपना सीमा है, याद करो, सिलिकॉन मैग्नीशियम वाले तत्व है, याद आ रहा है? नीचे अंदर गहराई में ये मेंटल वाला एरिया है अपना। किसी भी चीज का आप जब बेटा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हो तो वो सॉलिड से किधर जाने की कोशिश करेगा? पिघलेगा, लिक्विड जाने की कोशिश करेगा, मेल्ट मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो अंदर के यहाँ के रॉक्स जो होंगे, जैसे ऊपर के सॉलिड है, वैसे आफ्टर 100 किलोमीटर ये वाले रॉक्स
पहले स्टेज में मुझे क्या लगना चाहिए कि क्या है, लिक्विड है, तरल द्रव में। क्यों पूछूंगा मैं वाई, तो मैं कहूंगा टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है। टेम्परेचर क्यों ज्यादा है तो उसका आंसर 6 बार बता चुका हूं मैं। लिक्विड क्यों हो गया तो समझ में आया ना, हाई टेम्परेचर के। और इस बात को, जी हाँ ठीक है, इस बात को एक बार प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि बाहर ज्वालामुखी से जो चीज निकल के आती है वो भी तो लिक्विड ही होती है, लावा। लावा जो होता है वो लिक्विड होता है। एग्जैक्टली। पर यहाँ पिक्चर आनी जरूरी है। आपने सिर्फ क्या कंसिडर किया कि 100 किलोमीटर के बाद, ये तो सॉलिड स्थिति थी, यहाँ टेम्परेचर हाई हुआ, मटेरियल जो है वो लिक्विड स्टेट में चला गया, है ना, ठीक है। लेकिन तुम जरा सोचो, आपके सर के ऊपर एक पत्थर रख दूं मैं, एक पत्थर रख दूं, तो क्या बोलोगे आप, वजन उसका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रेशर तो होगा। एक सर के ऊपर एक पत्थर रख दिया मैंने, मान लो, तो तुम सोचो कि 100 किलोमीटर के अंदर के जो रॉक्स बैठे हुए हैं, ऊपर से प्रेशर नहीं लग रहा होगा क्या, ऊपर वाली लेयर का? 100 किलोमीटर वाली जो लेयर है तो प्रेशर लग रहा होगा, ऑफ कोर्स लग रहा होगा। तो जब किसी चीज को आप प्रेशराइज करते हो, दबाव डालते हो, तो वो वापस कहां जाने की कोशिश करती है, सॉलिड में। तो क्या यहाँ प्रेशर लग रहा है? यस, प्रेशर भी लग रहा है। एक तरफ जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो किधर जाने की कोशिश करती है, लिक्विड में। अब ये 100 किलोमीटर वाला जो एरिया है ना, यहाँ दोनों चीजें दिख रही है। प्रेशर भी ज्यादा है तो वो सॉलिड में जाने की कोशिश कर रहा है, और टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया तो वो लिक्विड में जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जनरली ये जो लेयर है आफ्टर 100 किलोमीटर वाली, इसकी जो स्टेट देखोगे, ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, वो सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस अवस्था में। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ऊपर जहां हम लोग रह रहे हैं वो तो सॉलिड है, लेकिन वो लेयर निचली वाली लेयर्स पे दबाव भी डाल रही है। तो प्रेशर के कारण अंदर के रॉक सॉलिड में जाने की कोशिश करते हैं, बट उसी समय टेम्परेचर भी ज्यादा होने के कारण वो लिक्विड में भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका कुछ बीच का हिस्सा निकला है सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस अवस्था। लेकिन ये प्रोसेस तुम्हें कहां दिखाई देगी, आफ्टर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या सर कि 100 किलोमीटर तक आप ये कह रहे हो कि ये स्टेज हमारी सॉलिड है अर्थ की, उसके बाद फिर ये हो गई सर सेमी सॉलिड स्टेट? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, सॉलिड कौन है, रॉक, चट्टान। और चट्टान के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, लिथ। और पूरी पृथ्वी पे ये स्थिति बनी हुई है तो लिथोस्फियर बोलेंगे हम। तो ये जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, कठोर चट्टान वाला जो हिस्सा है 100 किलोमीटर की गहराई तक का, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज लिथोस्फियर। स्थल मंडल जो ठोस अवस्था है वो करीब करीब 100 किलोमीटर तक देखी जाती है। और ये ठोस अवस्था इसलिए भी है, टेम्परेचर अभी उतना भी ज्यादा नहीं है यहां पर कि चट्टानों को पिघला दे। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप कहोगे सेमी सॉलिड, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक सॉलिड है और एक के साथ एक सेमी सॉलिड है। आप स्ट्रॉन्ग किसको कहोगे, मजबूत किसको कहोगे, किसको कहोगे? और सेमी सॉलिड कंपेरेटिवली कमजोर है, वीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी उतना ठोसपन भी नहीं है और उसके मूवमेंट्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल, दुर्बल है अभी, वीक है। तो एक कमजोर होने के कारण एक वर्ड आता है वीक को हम और कह सकते हैं एस्थेनो। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, एस्थेनोस्फियर, दुर्बलता मंडल। आज के बाद पूरी ज्योग्राफी में एस्थेनोस्फियर तुमने सुन लिया तो सबसे पहला दिमाग जाना चाहिए 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बाद का एरिया, जहां पर रॉक अर्ध ठोस अवस्था में है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, कमजोर जो लेयर है, लिथोस्फियर के बाद की जो लेयर है
उसे हम स्टेनोस्फीयर कहेंगे। वापस आते हैं डायग्राम में। अब देखो ये जो एरिया है करीब 100 किलोमीटर वाला, ये ठोस अवस्था वाला है कि नहीं? ठोस अवस्था वाला है, स्थलमंडल वाला है। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग? लिथोस्फीयर। लेकिन लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा पिघली हुई अवस्था शुरू हो जाएगी, और पिघली हुई अवस्था जब शुरू होगी तो वो क्या होगा सर? स्टेनोस्फीयर। सेमी सॉलिड, एस्थेनो कमजोर, वीक। मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट हो रहा है कि पहले 100 किलोमीटर तक स्थिति सॉलिड बनी हुई है, ठोस अवस्था है, बिल्कुल रॉक्स है, और उसके बाद सेमी सॉलिड स्थिति बनी हुई है, और ये हो गया आपका लिथोस्फीयर, और ये हो गया आपका एस्थेनोस्फीयर, स्थलमंडल, दुर्बलता मंडल। और ये लगभग अभी आप 700 किलोमीटर तक मान के चलिएगा। ये ज्यादातर जो चीजें हमें 700 किलोमीटर तक दिखाई। इसको लेवल 1 से कंपेयर करो। लेवल 1 क्या कह रहा था? क्रस्ट बेटा कहां तक था? 34 किलोमीटर तक। मेंटल कहां तक था? 2900 किलोमीटर तक, और बाकी फिर कोर था। अब लेवल 1 से कंपेयर करो, लिथोस्फीयर काउंट कहां तक कर रहे हो आप? 100 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं ना, लिथोस्फीयर की स्टेट सॉलिड है, ठोस अवस्था है स्थलमंडल की, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ऊपरी भूप्रवार का। क्योंकि ये मेंटल में आ गया 34 तक ही तो क्रस्ट है आपका, पर ये तो 100 किलोमीटर तक ठोस अवस्था है, ये भी कवर होगा इतना भी। अब 2900 तक मेंटल है, मैं 700 तक अपर मेंटल ले लेता हूं, तो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो लिथोस्फीयर कहां से कहां तक है? स्थलमंडल में क्या क्या कवर हो रहा है बताइए? स्थलमंडल में क्या क्या कवर हो रहा है बताओ? स्थलमंडल में क्या क्या कवर हो रहा है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप परसों से दोपहर 3 बजे अगर फ्री हैं, 3 से 5, तो मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मैंने जल्दी ले आया हूँ 3 बजे से। तो अगर सिर्फ आप दिन में सोने का काम कर रहे हैं तो आप शांति से लाइव आकर 3 बजे से परसों से इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चालू कर सकते हैं। परसों से दोपहर के 3 बजे समय मिले तो आप लाइव आ जाओ, सो रहे हो तो लाइव आ जाओ, टाइम पास कर रहे हो तो लाइव आ जाओ, और कहीं और ज्यादा ही व्यस्त हो तो फिर भले ही रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते। इसकी लिंक मैं कल दूंगा, आज तो आज वो अब पहले पब्लिश होगा जी। तो आप अपने 2 घंटों का और सदुपयोग कर सकते हैं, और किसी भी बैच में हो आप, सबके लिए रहेगा वो। तो 100 सुदर्शन थोड़ी है 100 बैच के लिए, ये कोर्स और मल्टीपल बैच में अलाइन हो जाएगा। तो तुम्हें लगे तो कल ही गुरा लो टाइम से, ठीक है? दोपहर के 3 बजे परसों से वापस आ जाओ। तो सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट, लिथोस्फीयर में कल को कोई बोले तो आपने पहला स्टेप देखा यार, 100 किलोमीटर तक है, क्रस्ट तो 34 ही होता है, बाकी का बचा हुआ तो मेंटल का भी हिस्सा है, इसलिए मैंने अपर मेंटल लिख दिया। एंड व्हाट अबाउट एस्थेनोस्फीयर? तो इट इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, होल मेंटल नहीं। अभी 700 किलोमीटर तक ही देखी जाती है ये स्थिति, अभी तो बचा हुआ है 2900 का, उसका अपन आराम से देखेंगे। आ गई बात समझ में? चलो, अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मतलब वो पता है एग्जाम में कैसे मजे लेगा? एग्जाम में मजे लेगा, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट ओनली। हाँ, सिर्फ भूपर्पटी आती है, गया।
लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, होल मेंटल, पूर्ण रूप से मेंटल आ जाएगा क्या? नहीं, होल अपर मेंटल, पूरा ऊपरी भूप्रवाह आ जाएगा क्या? ना, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, कुछ हिस्सा। समझ गए? वेल डन सर। एक बात समझ आ गई कि वो जो वोल्केनो ज्वालामुखी निकल रहा था शुरुआत में, हाँ, तो उसकी जगह तो समझ आ गई कि वो स्टेनोस्फीयर से आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी रूट्स, जड़ें यहां से कनेक्टेड है। बट मेरे को ना एक बात समझ नहीं आ रही, स्टेनोस्फीयर सेमी सॉलिड का होता है, अर्ध ठोस का, पर ज्वालामुखी तो लिक्विड लावा दे रहा होता है, तो ये सेमी सॉलिड से लिक्विड कैसे हो गया? जा तो समझ ना आ रही मोहे सर जी। चलो समझते हैं। उसके लिए बुद्धि चलानी पड़ेगी कलेक्टर वाली। आपके लिए सर जी ये लिथोस्फियर का गिफ्ट है, इसे कहते हैं लिथोस्फियर। इसके बाद में आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो अगला हमने बोला स्टेनोस्फियर, 700 किलोमीटर तक। ओ ये भैया ये जो है 29, 30, 100 किलोमीटर तक, इसको हमने कह दिया सॉलिड बिल्डन, ये हमने कह दिया सेमी सॉलिड बिल्डन। गुड है। यहां लगा दूंगा पेड़, ये भी लगा दूंगा पेड़, फल लगा दिए मैंने इसमें। चलिए, आपके सामने दो टास्क हैं। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में ये मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे आपको। दूसरा टास्क ये है आपके लिए, बताइए कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है? तो ए वाला सॉलिड दिखता है, कठोर ठोस अवस्था है, बी लिक्विड है, सी गैस है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को उससे हम निर्णय ले सकते हैं। बोलिए हाँ। जी सर। तो अब आप शांति से ऑब्जर्व करो, शांति से ऑब्जर्व करना कि सर जी सेमी सॉलिड सिचुएशन में कुछ तो गैप होगा ना, ये तो सॉलिड है तो सेमी सॉलिड, कुछ तो गैप होगा मिनरल्स के बीच में, मटेरियल्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, थोड़ी बहुत तो, मतलब आप यदि देखोगे तो दूरी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कोई कमी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके कारण जब अंदर रिएक्शंस होंगी, जी हाँ, तो टेम्परेचर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। तो एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको पहले, रुको जरा। सर ने बोला था रुक जाओ जरा, पर नहीं, स्टक बोल के, स्टक लिख के, वेयर इज सर, सर दिख रहे हैं क्या, ये बोल के कूल बन जाऊंगा।
तो एक पहले प्रोसेस समझते हैं छोटी सी। आपने कभी देखा होगा, पता नहीं जीवन में अनुभव किया है कि नहीं, जो गैस चूल्हा होता है उस पर जब आप पानी गर्म रख देते हो, तो पानी जब गर्म रखते हो मतलब गैस ने क्या किया, अलग से हीट थी, इसको एक्सटर्नल हीट दे दी। तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, देखना कभी भी आप 5 मिनट के अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब गर्म पानी रखते हो तो पानी हमेशा पहले ऊपर का गर्म होता है। आपको मतलब दिखेगा कि पानी ऊपर का गर्म हो रखा है। और प्रैक्टिकल चला जाऊं मेरे जीवन में, तो कुछ बच्चों ने वो जीवन भी जिया होगा कि स्कूल में सुबह ठंड में जब जाते थे नहाकर जाते हो तो एक ही बात है, नहीं जाते हो तो ये अनुभव तुम्हारे लिए था ही नहीं कभी। तो सुबह नहाकर जब आप स्कूल में जाते थे तो पहले क्या होता था, आयरन रॉड, वो देखा होगा तुमने, आयरन रॉड लगा देते थे। जी सर। और लेट उठते थे तो जल्दबाजी में स्विच ऑफ किया, देखा ऊपर का पानी, हाँ हाँ गर्म है, गर्म हो गया पानी। और जो है जब नहाना शुरू किया तो ये पानी ठंडा निकला। ऊपर चेक कर लिया तुमने, पानी गर्म था, नीचे का ठंडा था। होता क्या है कि जब भी हीट बढ़ती है किसी भी चीज की तो वो राइज करता है, गर्म होने पे मॉलिक्यूल फैलता है, ऊपर उठता है। या पानी भी जब जैसे गर्म होता है ना, तो आप देखना कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं उसको, संवहन प्रक्रिया बोलते हैं, वो आगे क्लाइमेटोलॉजी में सीखेंगे भी हम। मतलब कोई भी चीज गर्म होती है ना, तो गर्म होकर वो फैलती है, ऊपर की तरफ उठती है। पानी भी देखोगे आप, ऊपर का हिस्सा गर्म हुआ है, राइजिंग कन्वेक्शन कहते हैं इसको, संवहन। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकली जब टेम्परेचर में बदलाव आता है, ठीक है, बिना स्विच ऑफ किए चेक कर लिया, अच्छा, तुरंत फिर ख्याल आया कि दैट आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो यहां भी यही हो रहा है। यहां भी आर्थर होम्स के मानने से यदि हम लोग देखें तो वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर की कोई कमी नहीं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर के ये जो मैग्मा लावा जो पूरा है मटेरियल, उसका टेम्परेचर बदलाव होता है, तो वो भी एक तरह से राइज करने लगता है। मतलब उन्हीं मूवमेंट की तरफ आप उसको देख सकते हो। मतलब कुछ इस तरह से कि पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगता है, तो अंदर ये जो एस्थेनोस्फियर वाला एरिया, उसके अंदर का जो, अच्छा ये मत भूलना, एस्थेनोस्फियर के अंदर मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी दूरी है, सॉलिड नहीं है, एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है वो। तो जब थोड़ा गैप रहता है तो टेम्परेचर के कारण इनमें मूवमेंट शुरू हो सकता है, तो धीरे धीरे गर्म होकर ये ऊपर उठता है। और थोड़ा सा देखो, इधर ध्यान से देखो, जो बताऊं वही बोलना, वही देखना कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का जो मैग्मा है वो धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठने लगा, राइज करने लगा। ठीक है सर, मूवमेंट आ गया इसमें। ऊपर तो लिथोस्फियर है, सॉलिड सरफेस है। अब जैसे उसने देखा तो ये तो गाड़ी रुक गई, ऊपर रोक दिया इसने, लेकिन अब हीट तो चल रही है कंटिन्यू, तो इसमें दबाव आएगा, ये मूवमेंट शुरू कर देगा, ये इधर फैल जाएगा, इधर जाके फैलेगा, ये इधर जाके फैलेगा। मेरा मतलब बस ये अभी समझाने का है कि अंदर जैसे ही टेम्परेचर में बदलाव आता है, एस्थेनोस्फियर के अंदर का जो मैग्मा है, जो सेमी सॉलिड स्थिति है, वो मूवमेंट करने लगती है। वो हालांकि बहुत स्लो मूवमेंट करती है, बट मूवमेंट तो करती है। ठीक है। अब पहला सवाल, इसके अंदर मूवमेंट कैसे आया? तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्टेज क्या है, सेमी सॉलिड, मतलब जो मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा दूरी है। जैसे टेम्परेचर में बदलाव होगा, ये थोड़ा सा मूवमेंट करने लगेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे ही राइज हुए तो ये लिथोस्फियर ने इनको रोक दिया, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, तो फिर ये मुड़ गए बेचारे, इधर हो गए। ठीक है सर, ओके। लेकिन आप एक लंबे समय को इमेजिन करो, एक समय ऐसा नहीं आएगा कि ऊपर का हिस्सा ये भी बेचारा इधर मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इतना डेंस तो है नहीं है, इसके कंपैरिजनली ये डेंस ज्यादा है। भाई समुद्र के पानी को इमेजिन करो, कितना ज्यादा समुद्र का पानी होता है। जहाज भले ही सॉलिड स्टेट की हो, लेकिन एक समय के बाद तैरने लगेगी डेंसिटी डिफरेंस के कारण। तो पानी इधर जा रहा है तो जहाज भी इधर जाने की कोशिश करेगा। पानी में ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हलचल होगी तो जहाज में भी हलचल होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये समुद्र की तरह है, ओशन की तरह धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो ऊपर का हिस्सा भी धीरे धीरे मूव करने लगेगा। फिर इमेजिन करो अगला पॉइंट आप, कि एक लिमिट के बाद जैसे ही ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इस साइड जाने की कोशिश करेगा ये, तो ऊपर का हिस्सा भी, लिथोस्फियर भी टूटने लगेगा सर। लिथोस्फियर भी जो है क्रैक होना शुरू हो जाएगा, दरारें आना शुरू हो सकती है। अच्छा, और थोड़ा सा पहले जाते हैं। थोड़ी देर पहले आपको याद है ऊपर का बिल्कुल प्रेशर लग रहा था, दबाव लग रहा था, एकदम एकदम प्रेशर में था ये। नाउ जैसे ही
मैग्मा दो दिशाओं में गया, अंदर का लावा मैग्मा जो था इधर मूवमेंट हुआ कन्वेक्शन में, जी सर, तो ये हिस्सा भी दूर हो गया, तो ये बीच में टूट गया, क्रैक हो गया। क्रैक होना मतलब इतनी जगह का प्रेशर क्या हो जाना, इतनी जगह का प्रेशर क्या हो जाना। जैसे ही क्रैक हुआ ये, तो जगह मिल गई इसको, इतना गैप मिल गया, तो प्रेशर रिलीज हो गया, हल्का हो गया, प्रेशर आउट हो गया। पहले इसके होने से दबाव लग रहा था, अब जैसे ही ये दूर हुआ प्रेशर हट गया। प्रेशर हटा तो ये इसकी स्टेट सेमी सॉलिड थी ना, दबाव के कारण सॉलिडपन था उसमें, रिलीज हो गया, और जैसे रिलीज हुआ तो वो लिक्विड की तरफ हो गया। और लिक्विड तो तुम्हें मालूम है कि आसपास का मटेरियल पूरा सेमी सॉलिड है और उससे कम घनत्व वाला लिक्विड हुआ। एक पानी में पानी का जो एयर का बुलबुला देखा होगा कैसे ऊपर आ जाता है, बायोन्सी फोर्स, प्लवनशीलता बल से। अब नॉर्मली आप देखते हो कि ये पिघला हुआ लावा जो आसपास के मटेरियल से कम घनत्व का है, कम डेंसिटी का है, बाहर आ गया। आपको हैप्पी बर्थडे टू वोल्केनो। कितनी बेसिक चीज है कि पहले पूरे लिथोस्फीयर के दबाव में था, ये पूरे दबाव में बैठा था, ये सेमी सॉलिड स्थिति थी। लेकिन जैसे ही अंदर रिएक्शन शुरू हुई, टेम्परेचर्स की, थर्मल डिफरेंस शुरू हुआ, तापमान में अंतर शुरू हुआ, तो ये अंदर का मैग्मा जो है, अंदर का जो पूरा पिघला हुआ मटेरियल है सेमी सॉलिड, उसका तापमान बढ़ने से इनमें मूवमेंट शुरू हुआ अंदर। कहां पे? एस्थेनोस्फीयर में। इसके मूवमेंट से लिथोस्फीयर में मूवमेंट आया। अब जैसे ही कोई चीज को एक टाइम के बाद ज्यादा खींचोगे, टेंसाइल फोर्स लगेगा, तनाव बल लगेगा, और बीच में क्रैक आ जाएगी, दरार पड़ने लगेगी। और जैसे ही बीच में दरार पड़ेगी तो इतनी जगह का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और जैसे प्रेशर रिलीज हुआ, ये एकदम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आसपास का एरिया बिल्कुल ठोस सेमी सॉलिड है, लेकिन ये हिस्सा थोड़ा सा लिक्विड है, तो हल्की चीज ऊपर उठेगी, ये गई ऊपर आ गई, ये तुमने बोल दिया वोल्केनो। इसी दौरान, ये मूवमेंट के दौरान जब ये ऊपर का लिथोस्फीयर मूव करता है, ऊपर ये धरती मूव करती है, धरती के इसी मूवमेंट को धीरे धीरे तुम मूवमेंट को क्या बोलने लगते हो? अर्थक्वेक, भूकंप। भाई भूकंप क्या है? धरती का ही मूवमेंट ही तो है। तो ये क्या, ये मूवमेंट कौन करा रहा होगा? जरा बुद्धि तो लगाओ। ये धरती हिलती क्यों होगी, कंपन क्यों होता होगा? अंदर एस्थेनोस्फीयर मजे ले रहा है जीवन के। एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है। वो मैग्मा कहां से मूवमेंट कर रहा है? तो अंदर के टेम्परेचर के डिफरेंस से मूवमेंट हो रहा है। अंदर का टेम्परेचर कहां से आ गया? रेडियो एक्टिव। ये कहां से आ गए? ये तो जब अर्थ के फॉर्मेशन से, तो ये तो बेसिक मिनरल। आ गई बात समझ? लो किशोर, मार्क कर ले लो। अभी शब्द सीख रहे हैं हम, और सवाल देखो अपने। मना किया ना तुमको थोड़ी देर, तो मैंने किया सवाल मत पूछो, जरा शांति से सुनो, जरा थोड़ी देर सुनना भी तो सीखो जीवन में। मतलब वहां आप लोगों की यदि मदद करना चाह रहे हो, दैट यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, तो सोसाइटी की सुननी भी तो पड़ेगी। सुनिए पहले प्रभु, सबको कह रहा हूं मैं, सुनो पहले। कितनी बेसिक चीज है कि कभी इमेजिन किया आपने कि ये समुद्र है, ओशियन है। ओशियन की स्टेज क्या होती है? लिक्विड। ठीक है, आ गई बात समझ में? और ये चीज क्या हो गई? आपके ऊपर की बोट हो गई मान लो। अब मान लीजिए समुद्र का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो बोट का मूवमेंट भी इधर हो रहा है। बोट भले ही सॉलिड है, पर पानी में क्यों नहीं डूब रही है? डेंसिटी का डिफरेंस, घनत्व का अंतर। सेम यहां पर भी है। हमारा बोट क्या है? लिथोस्फीयर, ऊपर का सॉलिड पोर्शन, 100 किलोमीटर वाला। और ये ओशियन की तरह कौन है हमारे लिए? एस्थेनोस्फीयर। अब जैसे लिक्विड में मूवमेंट होता है, अब ये भी सेमी सॉलिड स्टेट है, टेम्परेचर के कारण इसके अंदर भी मूवमेंट शुरू होंगे। मान लीजिए आधा इधर मूवमेंट हो गया, आधा इधर मूवमेंट हो गया, तो ऊपर का हिस्सा भी जो है वो मूवमेंट करेगा। लिथोस्फीयर के ही मूवमेंट में हम लोग कई बार बोलने लगते हैं कि इसी दौरान अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं। अब किसी चीज को तुम दोनों तरीके से खींच रहे हो, दोनों तरीके से खींच रहे हो, तो बीच में तो टूटेगा सर, क्रैक तो होगा। एक 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 आपने पेज ही उठा लिया कॉपी का, उसको आप खींचोगे
तनाव बल दोगे, डाइवर्जेंस क्रिएट करोगे उसमें। अब ये गैप क्रिएट हुआ, अब गैप मतलब रास्ता मिल गया ज्वालामुखी को, अंदर का मैग्मा लावा बाहर की तरफ निकलेगा जैसे प्रेशर यहां पर कम। तो अब इस डायग्राम को आप थोड़ा सा समझिए कि ऊपर जब तक सॉलिड स्टेट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर कह रहे हैं। अगला जो डायग्राम है, मतलब अगली जो लेयर है वो कौन सी है, एस्थेनोस्फीयर है। दुर्बलता मंडल, नाम दुर्बल लेकिन काम बहुत बड़े हैं सर। अब तुम्हें समझ आ गया कि वॉल्केनो में ऊपर लिक्विड क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसे ही इसमें गैप क्रिएट होगा इस जगह का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज मतलब जो चीज दाब में थी हल्का सा रिलीज हुआ, इसको जगह मिल गई, तो वापस उसके मॉलिक्यूल फैल गए, बाहर की तरफ आ गए। क्लियर हुई बात, यहां तक समझ में आ गई बात। एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, जो मैं कह रहा हूं वो क्रिएट नहीं किया, तुम्हें नहीं आएगा समझ, कुछ भी नहीं समझ आएगा। और इस दौरान सबसे आसान काम होता है कि आप कमेंट में लिख दो सर समझ नहीं आ रहा है। अपनी गलतियों को छुपाने का सबसे बढ़िया काम है जीवन में, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब खुद से तुम पूछोगे तेरा ध्यान कहां कहां तक था, नहीं, खत्म। यहां तक बात समझ आ गई कि यदि आपसे, और मैं अभी न तो वॉल्केनो पढ़ा रहा हूं ना कोई प्लेट टेक्टोनिक, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैंने तुमको अभी अर्थ के इंटीरियर की तरफ ले जा रहा हूं और 2 लेयर पढ़ाई है बेसिकली बस, और कुछ नहीं कराया है। मैंने पहली लेयर पढ़ाई है तुम्हें लिथोस्फीयर, जो 100 किलोमीटर तक की है, जो सॉलिड स्टेट में है, और उसके बाद 700 किलोमीटर तक जो मैंने दूसरी लेयर पढ़ाई है वो एस्थेनोस्फीयर, जिसकी स्टेट सेमी सॉलिड है। और कुछ नहीं पढ़ाया है बस मैंने, बस इनको परफेक्टली दिमाग में बिठाने के लिए तुम्हें मैंने सारी कंडीशन समझाई। इसको लेवल 1 से करोगे तो लिथोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, याद आ रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर तक। और एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थेनोस्फीयर जब मेंटल का ही हिस्सा है तो इसमें क्या होगा, सीमा। इसमें क्या होगा, सियाल भी होगा और सीमा दोनों होगा लिथोस्फीयर में। क्योंकि क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में तो सियाल होते ही है ना, बाकी जगह तो ओशियन क्रस्ट और नीचे बाकी के मेंटल में सीमा रहेगा। अब बोलो यहां तक किसी को दिक्कत। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसको एक रास्ता चाहिए होता है बाहर आने के लिए, तो वो बाहर जो रास्ता बनाता है या रास्ता कनेक्ट होता है वो एस्थेनोस्फीयर से कनेक्ट होता है। अब आदि यादव जो तुम लिख रहे हो ना, सीमा खान और हैदर अली, तुम्हारा ही स्टेटमेंट था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा ही स्टेटमेंट था बेटा। तुमको पता है कि मेरी क्लास का समझने का रेशो लगभग 95% से ज्यादा है, पता है तुम्हें। और 100 मैसेज या 1000 मैसेज में एक आध मैसेज मुझे ऐसा मिलता है तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ उसको कि कहाँ जा रहा है ये। अब मैं तुम्हारा इतिहास बताता हूँ। कल की जब क्लास चल रही थी, मैं जब सबको एनसीईआरटी की गाइडेंस दे रहा था, तुम्हारा कॉपी पेस्ट चल रहा था जीसी लियो। यही तो प्रॉब्लम है अपनी, जब मैं कहूँ वहां ध्यान तुम दोगे तब चीजें बेहतर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी इतनी जल्दी। और इस समय जब निकल जाएगा ना बेटा, ये नहीं आएगा दोबारा। और एक चीज और, तुम यहां नहीं समझ पाए तुम कहीं नहीं समझ पाओ। समझ आई ना बात। बुरा लग रहा हो तो मैं तो कहता हूँ लगना चाहिए, थोड़ा कंसंट्रेशन और बढ़ाओ, और फिर तुम पछताओगे कि 4-5 क्लास में ध्यान क्यों नहीं दिया। सिर्फ क्रिएशन का खेल है और कुछ नहीं, दिमाग लगाओ, बढ़िया सुनते जाओ, जो कहो सब एक के बाद एक चीज सारी चीज करवा दूंगा।
मैं फिर आपको कंफर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ वोल्केनो पढ़ाया नहीं है, अभी वोल्केनो अलग चैप्टर है, सब चीज अलग चैप्टर है, सिर्फ मेरे को 2 लेयर्स आपकी ठीक करानी थी। मैं वापस आता हूँ अर्थ के इंटीरियर। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको ये सब समझ में लास्ट में लिखवा के भी दूंगा। तुमने एक अक्षर भी नहीं लिखा हुआ, एक डायग्राम भी नहीं बना हुआ, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, सब लिखवा। सुनो ध्यान। अब इस डायग्राम को शांति से देखो, जो बोलूं बस वही देखना। आपको पहला ये याद आ रहा होगा, ओशनिक क्रस्ट आया याद। फिर अपना थिकनेस ऑफ ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा है क्योंकि उसमें माउंटेन वगैरह भी थे सब। लेकिन क्रस्ट से काम नहीं बनेगा, क्रस्ट के आगे तक भी सॉलिड स्टेट है। तो जहां तक सॉलिड स्टेट है आपकी लगभग 100 किलोमीटर तक, वहां पे क्या एरो बनाया है देखो अपन ने, लिथोस्फियर, स्थलमंडल। उसमें क्रस्ट बस थोड़ा ही है, बाकी तो मेंटल का हिस्सा भी आ गया कुछ। जैसे ही लिथोस्फियर सॉलिड अवस्था खत्म होती है, अगली लेयर देखो आप कौन सी आ गई, एस्थेनोस्फियर, दुर्बलता मंडल। कहां तक ले ली है, 700 किलोमीटर तक। इसमें देखो कितना अच्छा शब्द लिखा है, पार्शियली मोल्टन, आधा पिघला हुआ, मतलब प्रेशर में है वो बेसिकली। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे पिघल भी जाएगा, नहीं तो दबाव में सॉलिड में भी आ जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रेशर में है, अंदर पिघला हुआ सामान, जैसे ही गैप हुआ बाहर निकल आएगा दबाव से। जैसे पानी है, पानी लिक्विड स्टेज में, बोलो हाँ। और एक गैस का जो बुलबुला होता है वो गैस है। तो दोनों में से तुम्हें पता है लिक्विड ज्यादा डेंस हो गया गैस के कंपैरिजन, तो ये हल्की चीज ऊपर आ गई। सेम यहाँ भी एस्थेनोस्फीयर में क्या है, अंदर दुर्बलता मंडल में क्या है, पूरी स्टेट सेमी सॉलिड की है। पर जैसे कहीं पर प्रेशर रिलीज होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाहर की तरफ आ जाता है। घनत्व में अंतर के कारण ये सब हो रहा है, बॉयंसी फोर्स, चलनशीलता, हल्की चीज ऊपर कम। यहाँ भी वही काम हुआ, तो इसलिए हमें लिक्विड दिखता है बाहर, पर है अंदर एक्चुअल में प्रेशर के कारण वो कैसे है, सेमी सॉलिड। अब 700 किलोमीटर के बाद 2900 तक, 2900 तक चल तो रहा है मेंटली। और वो कौन सा मेंटल होगा बेटा, लोअर मेंटल। दो बातें ध्यान से सुनना, ज्यादातर चीजें, तुम सोचो 3-3 हजार 2-2 हजार तक अंदर कोई गया होगा क्या, नहीं। सब चीज अजम्पशन पे काम हो रही है, सारी चीज अजम्पशन। इसीलिए मैंने तुमसे कहा ना, बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में सवाल भी उठेंगे ना, अगला चैप्टर हमारा क्या है, एविडेंस। हर लेयर को प्रूव करके दिखा दूंगा मैं तुम्हें, प्रूफ है, इस चीज के प्रूफ बताऊंगा मैं कि कौन सेमी सॉलिड है कौन सॉलिड है अभी। लेकिन क्या है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, एविडेंस दिखाऊंगा मैं। तो अब 700 किलोमीटर तक का जो एरिया था उससे 2900 तक का जो मेंटल होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, लोअर मेंटल का। क्योंकि बेटा अपर मेंटल के हिस्से में कौन था, स्टेनोस्फियर था, दुर्बलता मंडल था ऊपरी भूप्रवाह में। अब आया निचला भूप्रवाह। सीधा सवाल, कोई ज्यादा बुद्धि की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। तुम बेटा जितना नीचे जा रहे हो प्रेशर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना नीचे जा रहे हो टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। स्टेट सेमी सॉलिड जैसी स्थिति दिखेगी हमें दोनों के कारण, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाओ, जितना गहराई में जा रहे हो दबाव नो डाउट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर की अपनी लिमिटेशन है, वो मटेरियल्स पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ तो लेयर बाय लेयर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये जो लोअर मेंटल है ना, ऊपर वाले मेंटल से अपर वाले मेंटल से थोड़ा ज्यादा रिजिड है, ज्यादा सॉलिड है। खुद भी सोचो, ए और बी में से मैं आपसे कंपेयर करूं, सी डी ई एफ जी, तो जितना नीचे जाऊंगा उतना ठोसपन जो है बढ़ता जाएगा, सॉलिड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो लोअर मेंटल में आप लोग, अब ये तब से परेशान हो रहा है वाटर लेवल कहाँ है। ट्यूबवेल जब खोदते हो तो तुम क्या 3000 किलोमीटर तक अंदर चले जाते हो, थोड़ा जनरल ज्ञान है। 200 फीट 300 फीट में सांसें बाहर आ जाती हैं, और 200 फीट 300 फीट समझ रहे हो क्या है, क्रस्ट की 34 किलोमीटर डेप्थ होती है।
तो कोर में पानी निकाल के लाओगे क्या तुम लोग? ये देखो आई मीन ओशियन, और कहां था तो भैया कल क्लास में? ओशनिक क्रस्ट याद आ रहा है? ये लास्ट सबकी स्टेज 34 किलोमीटर, इसके बाद कुछ नहीं। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। अब कुछ तुमने सवाल उठाया, शांति से ब्लॉक हो गए, पता भी नहीं लगेगा। अब सुनो, मैं तभी तक सह पाता हूं जब तक बाकी लर्नर्स डिस्टर्ब ना हो रहे हैं। चलिए, तो कल को कोई भी अपने से कहे कि लोअर मेंटल और अपर मेंटल, तो पहला इंप्रेशन क्या जाएगा बेटा? ऊपरी मेंटल में कौन था? एस्थेनोस्फियर था सर जी। इसकी स्थिति तो तुमको बिल्कुल अच्छे से पता है, क्या है? सेमी सॉलिड है। लेकिन जैसे नीचे जाऊंगा मैं, रिजिड होता जाएगा, कठोरता बढ़ती जाएगी, तो ये चीज क्या हो गई? सॉलिड स्टेट हो गई। तो कल को कभी कंपैरिजन भी आ जाए तो हमेशा याद रखना, ऊपर से जब चलता हूं तो सॉलिड मिलता है, फिर सेमी सॉलिड मिलता है, फिर सॉलिड मिलता है। ऊपर की लेयर को लिथोस्फियर कहता हूं, पूरे अर्थ पे है ना स्फीयर। एस्थेनोस्फियर कहता हूं। सर लोअर मेंटल का भी नाम दे दीजिए, कोई अच्छा सा नहीं लग रहा है। ले दे दिया बेटा, मीजोस्फियर दे दिया, मध्य मंडल दे दिया, पृथ्वी के बीचों बीच की स्थिति हो गई, तो इसे हम मीजोस्फियर कहेंगे। मीजोस्फियर एटमॉस्फेयर में भी यूज होता है, वहां का मिक्स मत कर देना है। इसका रियल मीनिंग देखो, बीच का, मध्य मंडल। तो एटमॉस्फेयर में बीच का, वहां का मीजोस्फियर होगा। यहाँ पृथ्वी के अंदर का है तो ये अंदर का बीच का हो गया, सीधी बात है। तो मेरा अब अगला इंप्रेशन दिमाग में अर्थ इंटीरियर को लेके क्या हुआ? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3 लेयर क्लियर हो गई। 100 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक लिथोस्फियर, एस्थेनोस्फियर, मीजोस्फियर, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, और अगला फिर से सॉलिड स्टेट ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। लेवल 1 से कनेक्ट करूंगा तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्रस्ट, ऊपरपट्टी, एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ऊपरी भूप्रवाह का कुछ हिस्सा। ये तो भैया अपर मेंटल का हिस्सा हो गया पूरा, और ये हो गया लोअर मेंटल का हिस्सा। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे, ये हो गया बेटा निचला निचला भूप्रवार, ऊपरी भूप्रवार, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, स्थल मंडल। ठीक है, और नीचे को सॉलिड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेट प्रेशर। कंपेरेटिवली उससे तो ये सॉलिड होगा। मिनरल्स पे आ जाओ, सियाल भी है, सीमा भी है, सीमा है और सीमा है। लेवल 1 कल की क्लास याद करो, पूरे मेंटल में सीमा पढ़ा था, तो दोनों में भी क्या होगा? सीमा ही होगा। ठीक है सर, नींद आ रही है। अपने पेरेंट्स से कहिए ये बात, सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स से कहिए कि आपने पैसा खर्च किया है हम पे, और हम कक्षा में महंगी वाली नींद ले रहे हैं, महंगी वाली नींद ले रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद में एक और गलती करी आपने। क्या? आपका नाम गुरजोत है। अब आप मुझसे डाउट पूछना तो मैं कहूंगा पहले आप नींद खोल के पढ़ के आइए, तभी आपके डाउट लिए जाएंगे। जी हाँ, चलो आगे बढ़े। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, मीजोस्फियर की स्टेट क्या है? मीजोस्फियर, मध्य मंडल की स्टेट क्या है? देखो क्वेश्चन क्या था?
मीजोस्फीयर की स्टेट क्या है। मीजोस्फीयर क्या होता है? पहली लेयर लिथोस्फीयर, दूसरी लेयर स्टेनोस्फीयर, तीसरी लेयर मीजोस्फीयर, है ना। इसकी पूछी थी मैंने, इसकी स्टेट क्या होगी? सॉलिड ही होगी। कुछ बच्चे लिक्विड लिख रहे हैं, तो पहली बात तो मैंने लिक्विड का कोई जिक्र ही नहीं किया अभी तक। लिक्विड कहाँ जिक्र किया? पूरी क्लास हो गई, लिक्विड का कोई जिक्र ही नहीं किया मैंने। तो तुम 8% क्या कर रहे हो क्लास में मुझे नहीं पता। बी वाले तुम सेमी सॉलिड लगा रहे हो, तो मीजोस्फीयर में तुमने सेमी सॉलिड लगा दिया, तो एस्थेनोस्फीयर का क्या करोगे? दुर्बलता मंडल का क्या करोगे? सोचो, सोचो शांति से। तुम्हें आता है, तुम्हें समझ में भी आया है, थोड़ा रुको, इमेजिन करो, फिर आंसर लगाओ, कुछ भी मत टाइप। अगर वो कहता है लिथोस्फीयर स्थल मंडल की स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, समझ आएगी बात? तो लिथोस्फीयर ऊपर वाला तो ठोस है, सॉलिड जहां हम लोग रह रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, सेकेंड लेयर की स्थिति क्या है? ठीक है। इसके बाद तीसरा जो मध्य मंडल है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर उसकी क्या स्थिति होगी? वापस वो सॉलिड ही होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं तीसरा नंबर लगा देता हूँ, कूल बन जाऊंगा। अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सॉलिड स्टेट है। ऊपर वाले के कंपैरिजन में प्रेशर बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे कहेंगे टेम्परेचर भी तो ज्यादा है। हाँ तो होने दो, पर टेम्परेचर किसी मिनरल्स पर भी डिपेंड करता है, वहां की स्थिति पर भी डिपेंड कर रहा है, वहां के खनिज कौन से हैं, मटेरियल कौन सा है। और हम सॉलिड किसके कंपैरिजन बोल रहे हैं ये भी देखो, ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। ऊपर वाला ज्यादा सॉलिड नहीं होगा, नीचे वाला ज्यादा सॉलिड। कंपैरिजन हम बात करें ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। तो बेसिक आइडिया हो गया। तो तीसरी लेयर की स्टेट क्या समझ में आई अपने को? सॉलिड। अगला सवाल ट्रू फॉल्स का याद रखना। जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, जाओ सब लोग लिथोस्फीयर जाओ, दैट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट ओनली, सिर्फ क्रस्ट रहता है उसमें। भाई लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर का है, और क्रस्ट सिर्फ 34 किलोमीटर का होता है। तो क्रस्ट के साथ अपर मेंटल भी तो हिस्सा आएगा। ट्रू वालों आया मजे? मजे आ रहे हैं? गलती समझ आ रही कि नहीं अपनी? यही गलती आपकी लापरवाही बन जाती है, और फिर 2-3 साल जीवन के यूं ही निकल जाएंगे, फिर टेंशन में बैठे रहना। छोटी छोटी चीजों पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल, जो हमारा ऊपर का स्थल मंडल होता है, लिथोस्फीयर होता है, कितने किलोमीटर का होता है लिथोस्फीयर? 100 किलोमीटर। वो सिर्फ क्रस्ट से बना है, ओनली क्रस्ट से बना है। नहीं भाई, सेम क्वेश्चन पूछा है मैंने, अभी भी 3% बच्चे बह गए। क्रस्ट के साथ अब कॉन्सेंट्रेट करना फिर से। एस्थेनोस्फीयर कोर का हिस्सा है, कोर है कोर। एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ कोर। हो गया काम। कोर में कहां चले जाओगे तुम? ऊपर है एस्थेनोस्फीयर। देख रहा मतलब हर स्टेटमेंट पे इमेजिनेशन का खेल है, नहीं तो कैसे समझ आएगा। मैंने बोला एस्थेनोस्फीयर, ये कोर का हिस्सा हो गया, अंदर वाला हिस्सा। कोर तो पड़ा ही नहीं अभी अपन। ओ ऐसा बात है, हम तो लगा जो है कुछ भी लगा देंगे तो चल जाएगा। नहीं नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? फिर से सावधानी से क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि इस बार मामला गड़बड़ा सकता है क्वेश्चन। शांति से लगाना। तो जो हमारा स्टेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है, वो क्रस्ट का हिस्सा है, भूपर्पटी का हिस्सा है। दुर्बलता मंडल जो है वो क्रस्ट का हिस्सा है। देखो आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। एस्थेनोस्फीयर
लेयर जो हम बनाते हैं 100 किलोमीटर के बाद आता है स्टेनोस्फियर। ये क्रस्ट का हिस्सा कैसे हो गया प्रभु? नहीं हुआ ना। ये हिस्सा तो जो है किसका है? अपर मेंटल का हिस्सा है। अच्छा, कुछ बच्चे जानबूझ के ट्रू लगा दिए कि सर स्कैम करेंगे तो रैंक आ जाएगी मेरी, सब पता मुझे, पर कुछ हो नहीं पाया। थैंक यू सो मच। चलिए, इससे ज्यादा मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता। कमिंग टू द लास्ट स्टेज, इंटीरियर क्या थी। अब 2900 के बाद लेवल 1 याद आ रहा है? 2900 किलोमीटर के बाद क्या आता है? कोर। अगली बारी है सर करोड़ की। कोर ले लीजिए। तो कोर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने तुमको बताई थी कि जो है अपन एविडेंसेस देखेंगे। दूसरी बात, हमारा जो अर्थ का कनेक्शन है ना वो ज्यादातर एस्थेनोस्फीयर से ज्यादा है। मतलब असली हमारा, आपने देखा होगा आज क्लास का टाइम जो गया वो एस्थेनोस्फीयर को लेकर ही गया, क्योंकि बहुत करीब की स्थिति है, हमारे पास में है बहुत ही। यहाँ की हलचल का फर्क बहुत पड़ता है हमें। अर्थ का इंटीरियर नीचे का ज्यादा कोई काम का नहीं है हमारे लिए, फिर भी हमें बेसिक ज्ञान तो पता होना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा समय इसमें नहीं लगा रहे हैं। हमारी पूरी आगे की क्लासेस इसी पर निर्भर है, ऊपर की, बस ऊपर वाले क्षेत्र। तो मैं जितना कहूँ उतना पढ़ लो, हो गया। उससे ज्यादा इसमें वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है अपने, तो फिर और कुछ करना था, यहाँ नहीं आना था। अब लगभग लास्ट स्टेज है 2900 के ऊपर तक का जो था वो अपर मेंटल था, है ना। क्या था भाई? वो सॉलिड था। और एक स्थिति आप याद करो, वहां तक क्या आ रहा था? सीमा आ रहा था, ऊपर से नीचे तक सीमा सीमा था। लेकिन अब कोर आ चुका है, और अब आ गया निकल और आयरन। लोहा ले लो गाइस, ठीक है। अब यहां पर भी हम दो लेयर्स बनाएंगे कोर की, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक है। इसको मैं लोअर लिख देता हूं, ऊपर वाला अपर मेंटल हो गया। अब समझ में आ गया निचला वाला जो होता है। मतलब आप यहां पे भी देख सकते हो, ये देखो कोर जो है अपना, एक आउटर कोर होगा एक इनर कोर। जहरीले फैक्ट्स के हिसाब से देखना हो तो करीब करीब 5100 के आसपास तक, 2900 से 5100 तक आउटर कोर है, उसके बाद में फिर 6400 तक इनर कोर। ये वैल्यू देख लो, थोड़ा सा तुमको लगे तो देख लो। फैक्ट ज्यादा कोई काम का है नहीं यहाँ पर। रिजिड का मतलब ठोस, ठोस अवस्था, कठोर, ठोस है, ठोस। नरेंद्र का लिखना चालू करेगा सर, नोट बनवा दो सर, पूरा जीवन टिका हुआ नोट्स में, भले फिर वो कुछ समझ ना आए लिखा हुआ, लिखवा दो, सजाना है नोट्स। आगे भैया चलो। अब शुभम घबरा गया, कुछ पूछू, कुछ समझ सब, कुछ सब तो समझ आ रहा है। एक काम करता हूँ, अब डायग्राम में मेरे को मोह दिख रहा है, मोह। तो मैं काम कर लेता हूँ, मोह पूछ लेता हूँ क्या है। ठीक है भैया, देख लिया आप लोगों ने। चलो, आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, आउटर कोर को क्या दिखा दो, इनर कोर तो समझ भी आता है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा होगा? पूरी पृथ्वी पे। तो सबसे ज्यादा ठोस अवस्था कहां दिखेगी तुम्हें? कोर में। तो कोर देख लिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कोर मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट। समस्या ये आ जाती है, और क्वेश्चन में यही से आता है कि आउटर कोर क्या है। तो आउटर कोर देख के बुद्धि घूम जाती, दैट इज लिक्विड स्टेट। जिनको एग्जाम निकालना है वो तो तुरंत याद कर लो बेटा कि आउटर कोर लिक्विड है, और याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे यूनिक है ये। आउटर कोर लिक्विड में होगा, आउटर कोर की स्टेट लिक्विड है, इनर कोर वाली स्टेट सॉलिड है। पर सवाल यहाँ पर उठता है कि लिक्विड कैसे, कैसे हो गया लिक्विड? अब तक तो जो है ऐसे तो फिर लोअर मेंटल को भी लिक्विड में जाना देता, ऊपर से भी तो प्रेशर आ रहा था, तो इस पर भी तो प्रेशर आ रहा था, ये लिक्विड ही हो, सॉलिड सेमी सॉलिड कुछ तो हो जाना चाहिए था।
लिक्विड कैसे हो गया? मतलब मेरा काम है समझाने का। बट तुम एक बात इतना भी पहले याद कर लो कि इनर कोर की स्टेट क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉलिड, और आउटर कोर की स्टेट क्या बोल रहे हैं, लिक्विड बोल रहे हैं। रहेगा ध्यान, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब समझते हैं। बेटा कोई भी चीज जब घूमती है, अर्थ में भी रोटेशन चल रहा है, तो हल्की चीज कहां आने का प्रयास करता है, बाहर, और कठोर चीज कहां एकत्रित होने की कोशिश करती है, सेंटर। तो अभी आप सिर्फ कोर को इमेजिन करो, कोर की दो लेयर को इमेजिन करो, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो सबसे स्ट्रेंथ, जब सबसे ज्यादा सॉलिड मटेरियल होगा, ठोस अवस्था बिल्कुल केंद्र में एकत्रित हो जाएंगी और हल्की चीजें बाहर की तरफ जाएंगी। अब हल्की चीजें मेरे लिए सॉलिड लिक्विड में से लिक्विड हो सकती है, ठीक है। अब थोड़ा और समझना, टेक्निकली टेम्परेचर अंदर बढ़ते जा रहा है, बोलो हाँ, बढ़ते जा रहा है। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज 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 फोकस करें। सियाल में सीमा था, याद करो, सीमा था, सीमा था, सीमा था, सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम। बट आप फोकस करो, निकल आयरन, निकल आयरन, निकल आयरन, निकल आयरन। सबसे बड़ा बदलाव कोर में क्या हुआ, मिनरल्स का, खनिजों का। द मेन डिफरेंस इज मिनरल्स, वेरिएशन इन द मिनरल्स। और हर मिनरल का मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकता है क्या, हीट को सहने की क्षमता, हीट को एक तरह से आप कह सकते हो कि कितना उसमें चेंजेस आ सकता है, सबकी सेम नहीं हो सकती। अक्सर ये देखा गया है कि सिलिकॉन जो है, जब ये ऑक्साइड्स के साथ मर्ज रहता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं पिघलता, लेकिन उतना ही टेम्परेचर में ये लोहा जल्दी पिघल जाता है। यस, पूरा स्टेटमेंट लिख भैया विकास, पूरा लिखो ब्रैकेट में कि सर ध्यान नहीं था, ऐसे नहीं समझ नहीं आया, ब्रेक ईमानदारी रखो क्लास में, ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं 100 बार समझा दूंगा, तैयार हूं मैं 100 बार समझा, सच बोलना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखो पूरा, ध्यान नहीं था, पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। हाँ। क्या बोल रहा हूं मैं, इतनी तो बुद्धि चल रही है आप लोगों की। यहां पर सीमा था, पूरा मिनरल कौन सा चल रहा था हमारा, सिलिकॉन मैग्नीशियम चल रहा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आ गया, निकल आयरन आ गया। तो मैं तुमसे वही कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर यहां पर था, जो भी टेम्परेचर, उसमें ये मेल्ट हो नहीं पाए, उतने प्रॉपर प्रेशर भी था, स्टेट सॉलिड हो गई। पर भाई वही टेम्परेचर में जरूरी थोड़ी कि लोहा भी नहीं पिघलेगा, लोहा पिघल गया, 80% लोहा है यहाँ। और अक्सर देखा गया कि ये जो सिलिकॉन है वो कंपेरेटिवली जब ऑक्साइड्स के साथ मिलता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाता है, मतलब और टेम्परेचर हाई लगता है इसको पिघलने के लिए, नहीं पिघला है। लेकिन ये तो पिघल गया ना सर, ये मिनरल के डिफरेंस के, नहीं तो हम प्लेन लर्निंग लेंगे ना तो क्या समझेंगे हम, सर तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर भी तो है ना, यहाँ तो सॉलिड हो जाना चाहिए। हाँ पर भाई टेम्परेचर भी तो है, पिघल गया ये। तो अब समझो, वापस इस चीज को समझिए कि जब कोई चीज रोटेट करती है, अब लोहा है, पूरा आयरन है, तो सबसे सॉलिड पोर्शन कहां एकत्रित होगा, सेंटर में, इनर कोर में। और जो थोड़ा बहुत भी पिघला हुआ लोहा है वो किधर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ, लो डेंस मटेरियल बाहर होगा। शिवानी कॉपी पेस्ट ना रहने दो बेटा, टाइपिंग, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं मैं कि सबसे ठोस अवस्था कहां होगी, कोई चीज जब रोटेट कर रही है तो केंद्र में क्या होगा, ठोस अवस्था। और नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जब देखोगे तो चीजें, हल्की चीजें कहां निकलेंगी, बाहर। तो हाई डेंसिटी मटेरियल इनर में मिलेगा और जो हल्की चीजें हैं वो बाहर मिलेगी। और फिर यदि तुम्हारे सवाल में आए कि टेम्परेचर तो यहां भी हाई था, टेम्परेचर तो यहां भी हाई है, बट ये सॉलिड क्यों है और ये लिक्विड क्यों है, तो बुद्धि लगाओ, दोनों के मिनरल अलग अलग हैं। यहाँ का सियाल सिलिका डोमिनेट कर रहा है यहाँ, और यहाँ आयरन डोमिनेट कर रहा है, भैया लोहा जल्दी पिघल जाएगा। लोहे को पिघलाने के लिए भी रिफ्रैक्टरीज जो बनाते हैं, भट्टियां जो बनाते हैं,
उसमें सिलिकेट्स के भी तत्व होते हैं, नहीं तो भट्टी पिघल गई लोहा पिघलने से पहले। तो ऐसे मिनरल्स हैं इस पृथ्वी पे जो लोहे से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। तो ये नहीं पिघला बेचारा, पर ये तो पिघल गया ना। अब समझ आई ना बात? हाँ मतलब सीमा कह रहा हूं मैं, सीमा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, सियाल तो ऊपर ही था। समझ गए ना तुम लोग? तो सीधी बात तुम्हें, अच्छा एक एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो डिफरेंस इन मिनरल वाली है जो सब बातें कर रहा हूँ मैं, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलेगी ये। पूछते भी नहीं है वो लोग, सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि आउटर कोर किस स्टेट में, हो गया काम खत्म, लिक्विड, बस। इससे ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। परेशान हमें यहाँ होना पड़ेगा पूरे कोर्स में, ऊपर एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर, पूरी पिक्चर वहीं की है। बट फिर भी याद रखना, फिर भी तुम्हें जो मैंने अंतर डिफरेंस बता दिया वो बता दिया कि मिनरल्स में बहुत बदलाव आ गया बड़े स्तर पे, लोहा जल्दी पिघल गया सर। उसमें भी जो ठोस अवस्था वाली थी वो केंद्र में एकत्रित हो गए, सेंटर में इकट्ठे हो गए, और जो लाइटर मटेरियल बाहर की तरफ, बस। क्योंकि 80% लगभग आपको लोहा मिलेगा। नोट्स बना लेते हैं थोड़े से, कुछ बच्चों को खुश कर देता हूँ। ये देखो फिर उठा एक सवाल, इनर कोर में भी तो वही लिक्विड है, फिर वो क्यों नहीं पिघला? लेकिन फिर इसलिए मैंने तुमको बताया कि जब कोई चीज घूमती है तो सबसे कठोर चीज, सबसे दबाव वाली, अच्छा दबाव भी तो आ ही रहा है ऊपर से नीचे तक हर लेयर का, सबसे ज्यादा दबाव कहाँ लग रहा होगा? तो प्रोबेबिलिटी ड्यू टू प्लेट प्रेशर। चलो पढ़ लो रे, पढ़ लो रे। और तुम कुछ भी कर लो, जो बच्चा क्लास में उसके दिमाग में बैठ गया कि अरे सर जी पहला लिथोस्फीयर आता है, फिर एस्थेनोस्फीयर आता है, फिर मीजोस्फीयर आता है, फिर कोर आता है। कोर के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर केंद्र मंडल, गुरुमंडल। कुछ भी करा सकते हैं वैसे, ये तो डुबो ही दो तुम्हें, बहुत बढ़िया। सबसे पहली लेयर है बेटा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। पहले डायग्राम बना लेंगे। हाँ यार, पहले तुम डायग्राम बना लो, अलग ही दुख चलेगा नहीं तो जीवन का।
आप ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े हो? कहीं से? मैं पढ़ लेता तो फिर मुझे समझ आ जाती, और समझ आ जाती तो फिर तो कभी पढ़ाते ही नहीं। मुझे नहीं समझ आई इसलिए मैंने पढ़ाई। तो आपने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया? क्या करेंगे ब्लॉक ब्लॉक करके? मानसिकता थोड़ी बदल दूंगा मैं लोगों की जो है ब्लॉक करके, यही काम थोड़ी है। थोड़ा प्लीज समझ के बनाना डायग्राम ना, रोबोट जैसे मत बनाना। मतलब पूरी क्लास 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास है, इसमें लगी हुई है। तावीज एज लेट फॉर यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इच्छा है एक बार तैयारी कर लेंगे तो जीवन भर के वही चलता रहता। 2900 के नीचे का नंबर क्या है? 5188। क्या सुपर 30 बच्चे? अरे वो स्पेशली मैं उन लर्नर्स को रिकमेंड करता हूँ जिनका शेड्यूल वेड्यूल नहीं बैठ पाता। कुछ बच्चे जॉब वॉब कर रहे होते हैं, दिक्कतें चल रही होती हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए। बाकी आप जो लोग डेली क्लास आ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, असली गेम तो ये है, इस पे फोकस करो तुम लोग। हाँ, अब जो जॉब कर रहे होते हैं उनके साथ लिटरली समस्या रहती है शेड्यूल की, और फिर जॉब रहता है तो थोड़ा बहुत पैसे वैसे रहते हैं तो पैसा खर्च भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आप पढ़ाई करो, क्लास व्लास पे फोकस करो। हाँ, बस, और कुछ नहीं। सर इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट यूर इंडियन। मैंने क्या बोला? तुम दिन में कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, टाइम पास चल रहा है, कोई दूसरा कोर्स नहीं कर रहे हो तुम, समय का सदुपयोग करना है तो इंडियन ज्योग्राफी कर। वहां भी मैं क्या करता हूँ, वहां लिखाने के बाद तो बात की चीजें याद पहले कराता हूँ, तो शांति से 2 घंटे आनंद से बैठ सकते तो पढ़ने। नहीं तो बाद में तो आएंगे ही, कोर्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो मार्च अप्रैल में फिर आ जाएगा वो तो। बेरिस्फियर में हिंदी में तुम्हें बेरिस्फियर ही लिख सकते हो आप, प्लस आप मध्य मंडल, मध्य क्या, केंद्र मंडल भी कहीं कहीं किसी किताबों में लिखा रहता है, केंद्र में एकदम, है ना, वैसा भी आप। बट इतना याद रखना, बेरिस्फियर ये वर्ड हम कोर के लिए यूज कर रहे हैं। चलो एक आखिरी काम और रह गया इसमें, फिर अर्थ का इंटीरियर समाप्त, फिर हम उसके एविडेंसेस पे आएंगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो जिन्होंने नहीं किया हो। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आप लोग सब एक साथ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके लिखो साथ में। पहली लेयर याद आ रही है? लिथोस्फियर याद आ रही है? लिथोस्फियर, ठीक है। तो लिथोस्फियर को हिंदी में कहते हैं स्थलमंडल, ठीक है। लिथोस्फियर कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है बेटा? क्रस्ट। क्रस्ट होता है क्रस्ट, जी सर। क्रस्ट में दोनों कवर हो जाएंगे, ओशनिक क्रस्ट भी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी। साथ में क्या होता है? सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ऊपरी भूप्रवार का कुछ हिस्सा, ऊपरी भूप्रवार का हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा याद रखना। चलो अगला पॉइंट, 0 से कब तक लेते हैं हम लोग? 100 किलोमीटर तक चलेगा। इसमें क्या है? सियाल भी है और सीमा भी है, दोनों चीजें हैं। क्यों? क्योंकि सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है और सीमा ओशियनिक क्रस्ट का है, और इसकी स्टेट क्या है? सॉलिड है। इससे ज्यादा रॉकेट बनने की जरूरत है नहीं किसी टॉपिक में। लिथोस्फीयर का अगली लेयर क्या आती है? एस्थेनोस्फीयर आती है। आ गया? याद आ रहा है? हो गया? याद हो गया? हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? दुर्बलता मंडल। वेल डन। अब एस्थेनोस्फीयर में कौन कवर होगा? अपर मेंटल होगा। अपर मेंटल मतलब ऊपरी भूप्रवार होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। किलोमीटर 100 से लगभग 700 ले सकते हो आप, कहीं कहीं 200 भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
घबराने की जरूरत नहीं है। सियाल सीमा का हिंदी मत ढूंढ रहे भैया। अब सुदर्शन का हिंदी ढूंढोगे, जॉन का हिंदी ढूंढोगे तुम, नाम है वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम के कारण, तुम लिख लो हिंदी में भी लिख लो, नहीं लिख लो सियाल। तो 100 से 700 किलोमीटर। उसके बाद में आगे इसमें सीमा है और सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस अवस्था है। ठीक है आगे बढ़े। अगला वाला है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। क्या आता है मध्य मंडल में? कौन सा मेंटल आएगा? लोअर मेंटल आएगा। लोअर मेंटल को हम कहेंगे निचला, निचला निचली भूप्रवार, भूप्रवार, भूप्रवार। आगे बढ़ेंगे भैया, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, 700 से 2900 चला जाऊंगा। आगे क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। रिजिड, सॉलिड, रिजिड, रिजिड, टॉसर। किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले के कंपैरिजन में। अगला भैया, अगला अगला आउटर, आउटर बेरिस्फियर, बाहरी बेरिस्फियर। इसमें क्या आएगा? आउटर कोर आएगा, बाहरी क्रोड आएगा, और आगे बोलो 2900 से 5188 किलोमीटर। क्या मिलेगा? निकल आयरन, ओए होए, स्टेट इज ओए होए, लिक्विड। स्टार लगा रहा हूं, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है। चलो भैया, इनर बेरिस्फियर, इनर बेरिस्फियर, निचला, बाहरी, आंतरिक, आंतरिक बेरिस्फियर, इनर कोर, आंतरिक क्रोड। 518861 नहीं, 6400 के आसपास। निकल आयरन ले लो गाइस, सॉलिड ले लो गाइस। इसके बाद भी तुम्हें अर्थ के इंटीरियर यदि समझ नहीं आता, सो जाइए। वैसे भी तो सो ही रहे, मतलब बढ़िया शहनाई बजाओ फिर। अब तुम्हें समझ में भी आ जाना चाहिए था। इतने वज्र तो है नहीं हम लोग की याद ही नहीं हो रहा है, तक याद भी हो जाना चाहिए था कि किसके बाद क्या लेयर है, क्या सारी चीजें हैं। नहीं, सच कह रहा हूं मैं आपसे। मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं मीजोस्फीयर की स्टेट क्या, और तुम सॉलिड सेमी सॉलिड कह रहे हो। अगर तुम सेमी सॉलिड कह रहे हो तो हो गया काम, फिर तुमने स्टेनोस्फीयर नहीं पढ़ा, इसका मतलब। तो अब बताओ, इस शब्द में कोई समस्या तुम्हें? अर्थ इंटीरियर में। ठीक है, ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कुछ मत हाथ लगाना एनसीईआरटी वगैरह। ये परसों तक टॉपिक एंड होगा, परसों बताऊंगा इसकी रीडिंग आपको। अभी तो मैं जो नोट्स बना रहा हूँ ना, बनवा रहा हूँ, उसी का रिवीजन कर लेना, और कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग एविडेंस को लेकर। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि सवाल तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा ना यार, कि ये इतनी बड़ी जो आपने लेयर्स बनाई है, इसका क्या प्रूफ है? और सबसे बड़े प्रूफ तो हमें इस बात का ढूंढना होता है कि इनकी जो स्टेट है वो सॉलिड, तो चलो ठीक है समझ आती है, लिक्विड कैसे आ गई, इस बात का कोई प्रूफ वगैरह है क्या आपके पास? तो आपको याद होगा, आपको मैंने बातों बातों में एक आध एविडेंस तो ऐसे ही समझा दिया, आप खुद ही मुझे समझा सकते हो। पता कैसे? तुम मेरे को एक बात बताओ, ज्वालामुखी का जो लावा निकल रहा है, वो एविडेंस नहीं लगता क्या? वो भी अपने आप में एक एविडेंस है कि नहीं? सोचो शांति से, कैसे एविडेंस है बताओ।
वो तो डायरेक्ट एविडेंस दिख रहा है। तो सब चीजें सब अंदर से जो आ रहा था ना सब चीज, तो बहुत से मतलब देखो मैंने जो बिल्कुल एकदम ही बिल्कुल आप कह सकते हो कि डायरेक्ट सोर्स जिसे हम कहते हैं, लावा अंदर से आ रहा है तो वो प्रूफ दे रहा है कि अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। और लावा वगैरह का सबका कनेक्शन हमने कहाँ देखा, कहाँ तकलीफ कहाँ से बढ़ रही है, मेन चीज एस्थेनोस्फियर। बट प्लीज ध्यान रखना, सारे वॉल्केनो ऑल जैसा कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे वॉल्केनोस भी सिखाऊंगा जो कोर से कनेक्टेड होकर मेंटल से आ रहे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना प्लीज। आज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को रिवाइज कर लेना। मैं एक लर्नर हूं और मैं सुदर्शन सर की क्लास का लर्नर हूं, तो मैं आज सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लेके या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये लिखूंगा या मैं एक अपना डायग्राम बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें कवर करें। मेन काम इसलिए कह रहा हूं कि कल जब मैं एविडेंस पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको पता भी तो होना चाहिए एविडेंस किस चीज का खोज रहे हैं सर। ठीक है, आज की सेवाएं यही समाप्त करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, where can we find PDFs of revision course of geography? There is only one PDF uploaded. चरण, आपने ध्यान नहीं दिया, उस क्लास के एंड में मैंने एक ड्राइव लिंक दिया हुआ, उसमें आपको सब मिल जाएगा। जी सर, कर लो बेटा, अप्रोक्सीमेट कर लो, पता नहीं पूछ रहा वो। सॉरी आदि बेटा, सॉरी नहीं बोलना है, मतलब सॉरी की बात नहीं है यार। तुम बढ़िया अच्छे बच्चे हो, तुम यहाँ तक आए हो ना मेरी क्लास में, तो मैं मानता हूँ कि सबको याद ही नहीं पाता मेरी क्लास। वो बहुत कनेक्टिविटी चाहिए ऊपर वाले की, जब मेरे तक तुम लोग पढ़ पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो कई लोगों के मैंने देखा है कि 1.5 साल खराब हो गया है, समय खराब हो गया, उसके बाद आके पढ़ रहे हैं। यदि आप आए हो तो पढ़ लो बढ़िया से, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सिर्फ ध्यान दो क्लास। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ यार, 24 घंटे बैठा हूँ, जब कहोगे तब तैयार है चीजों के लिए। आधो का जीवन अटका हुआ है, डिसकंटिन्यूटी ना पढ़ाई जाने, पढ़ेंगे बेटा, वो भी पढ़ेंगे, कहीं ना जा रहे। चलो ठीक है। स्टूडेंट समाज डरा हुआ है, डरे हुए की बात नहीं है, स्टूडेंट समाज को खुश होना चाहिए। अच्छा शिक्षक समाज मिल गया बोले। चलो बाकी आपको जो मैं शीट दे रहा हूँ, जो भी आपके डाउट है प्लीज उनको रख के रखना, मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस में सबके क्लियर करूंगा। मतलब यहाँ इम्पॉसिबल है कि सबका इंडिविजुअल में एक एक करके तो हो गया काम। तो आप प्लीज उसको छोड़ के आगे पढ़ना शुरू करो, वहां टिक लगा लो, वो सब क्लियर होगा। मतलब कोर्स आपका तभी एंड होगा जब हम प्रॉपर सारी चीजें कवर। और परसों से मैं कल एक आपको लिंक दे दूंगा, परसों से हम इंडियन ज्योग्राफी प्रारंभ करें, जिनको आना वो आ जाए। चलो थैंक यू सो मच।